कंसेप्ट आरएनए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्रेम सिंह तंवर और मेरे साथ आप डील कर रहे हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट। हम न्यूट्रिशन के बारे में जनरल नॉलेज ले चुके हैं। उसके अलावा हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, इनके बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक तो न्यूट्रिशनल एजेंसीज कि कौन कौन सी संस्थाएं जो है या कौन कौन सी एजेंसीज है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो न्यूट्रिशन के लिए काम कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर। सेकेंडली हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर जो है कौन कौन से न्यूट्रिशनल के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल ऑर्गेनाइजेशन या न्यूट्रिशनल एजेंसीज की, कि कौन कौन सी एजेंसी जो है वो न्यूट्रिशन के लिए काम कर रही है। और उसमें सबसे सर्वोच्च स्थान पर रहती है हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द FAO। तो फर्स्टली कई बार जो है ये शॉर्ट फॉर्म में पूरा पूछा जाता है कि व्हाट इज द FAO। तो इट इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO जो है इसकी खोज जो है ये हुई थी 1945 में। मीन्स ये जो है पहली बार एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। यह जो FAO है ये मेजरली इसके जो चीफ आपके जो एम्स थे, तो पहला तो ये था कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, कि लोग कैसे जी रहे हैं, किस अनुसार जी रहे हैं, उनको क्या खाने को मिल रहा है, कितनी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कैसी उनको एजुकेशन मिल रही है, इन सब चीज़ों को लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। तो पहला तो इसका टारगेट क्या था कि लोगों की जो है क्या किया जाए, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। दूसरा था कि लोगों के न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाए, कि जितने भी देश हैं सभी देशों के जो है लोगों के न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाए। तो पहला तो ये था इसका एम कि लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाए, कि आप कैसे रह रहे हैं, आपकी कम्युनिटी कैसी है, आपके यहाँ पे अच्छे पानी की व्यवस्था है, आपके यहाँ पे एयर के अंदर कितना पॉल्यूशन है, ये सभी चीज़ें जो है इनके बारे में बात की गई। दूसरी ये बात की गई कि ये जो लोग जितने भी लोग हैं, पूरी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, क्या उनको खाना मिल रहा है, क्या उनको जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल रहा है। तो सेकेंडली इनका काम था कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट पर काम करें। तीसरा काम था कि फार्मिंग और फॉरेस्ट्री और फिशरिंग को जो है बढ़ाया जाए। तो किसको बढ़ाया जाए, एक तो फार्मिंग को, एक फॉरेस्ट्री को, एंड एक फिशर्स जो मछली पालन है उसको बढ़ाया जाए, ताकि इसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें या खेती के अंदर नवाचार लाएं, जिससे कि जो है ज़्यादा धान या ज़्यादा न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस जो है वो हम प्रोड्यूस कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचा पाए। सेकंड था कि फॉरेस्ट्री को बढ़ाया जाए, मीन्स जंगलों को जो है ख़त्म ना होने दिया जाए, वहाँ से हमें कई सारे जो है न्यूट्रिशनल सब्सटेंस मिलते हैं, तो इनको जो है आप जो है और आगे लाएं। देन थर्ड फिशरीज का मतलब है कि मछली पालन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कई सारी कम्युनिटीज़ है, कई सारे एरिया जो है वो मछली पालन से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं या उससे अपनी आजीविका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ाते हैं और लोगों के लिए वो जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके अलावा मेजरली ये जो है रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज को टारगेटेड करता है। ये टारगेटेड किसको करता है, रूरल पॉपुलेशन को। एंड थ्रू ऑल दोज मीन्स टू वाइडन द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल पीपल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी वर्क, मीन्स लोगों को एकत्रित करके, लोगों को एकजुट करके जो है एक ऐसा काम करना कि लोगों की जो है एक तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, लोगों का न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा रहे, लोग जो है वो फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और फिशरीज की तरह ज़्यादा जो है मोबिलाइज हो, और लोग जो है या जो रूरल कम्युनिटीज़ है उनको कैसे जो है वो हम डेवलप कर सकें। तो ये था आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FAO। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी कनाडा के अंदर। कहाँ स्थापना हुई थी इसकी, कनाडा के अंदर। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज FAO, तो इट इज़ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेजर मोटो था कि लोगों तक या ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को जो है एक तो खाना अवेलेबल किया जाए, न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाया जाए, और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, फिशर्स को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसकी ओर एंगेज्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसको न्यूट्रिशन मिल सके। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एजेंसी की ओर। इसके अलावा सेकंड एजेंसी हमारे पास कौन सी है, द सेकंड एजेंसी इज NIM। वेल नॉन नाम है आपका। यदि इंडिया में हम अपन बात करें कि न्यूट्रिशन 19वीं सदी से पहले जो है न्यूट्रिशन के बारे में बिल्कुल अल्प ज्ञान था, बिल्कुल कम नॉलेज था, लोग इसके प्रति अवेयर नहीं थे, ना ही सरकार अवेयर थी, ना ही इसके ऊपर कोई रिसर्च हो रही थी। तो इसकी रिसर्च को लेकर जो है एक माइलस्टोन का काम किया इंडिया के अंदर NIM ने।
इट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और एक एग्जाम में पूछा भी गया है कि NIN कहाँ स्थित है, तो NIN कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ से बन गया। देन हम सेकेंडली बात करें कि NIN किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो है यह स्कीम या यह जो इंस्टीट्यूट है ये काम करता है। जो जितने भी हमारे एम्स है वो सभी भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं, और इसी मिनिस्ट्री के अंडर में एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम कौन करता है? NIN। जैसे कि सारे एम्स काम करते हैं, आपके ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं, स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं, वैसे ही NIN भी क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करता है। यह जो है पहले जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो बेरी जब बढ़ रहा था तो बेरी को रोकने के लिए बेरी यूनिट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। फर्दर जो है इसको आगे बढ़ाया गया और धीमे धीमे जो है इसका नामकरण चेंज करके कर दिया गया NIN। और हम मानते हैं कि NIN की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसको NIN कब बोला गया? 1958 में। वैसे इसकी स्थापना तो पहले हो चुकी थी, बट पहले ये बेरी यूनिट के रूप में था, फिर न्यूट्रिशनल लैब के रूप में इसने काम किया, फिर धीमे धीमे पता चला कि नहीं, ये सेंटर जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है। और ये एक्चुअल में स्थित कहाँ है? कुन्नूर, तमिलनाडु में जो है। पहले ये कुन्नूर तमिलनाडु में था, बट वहां पर जो है हम सब लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, वहां पर जो है रिसर्चर जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसको शिफ्ट किया गया बाद में कहाँ? आपके हैदराबाद, टू कैरी इजी टास्क को इजी बनाने के लिए। पहले ये बेरी सेंटर के रूप में काम करता था, तब ये कहाँ था सेंटर हमारा? तमिलनाडु के कुन्नूर में। कुन्नूर से फिर इसको जो है शिफ्ट कर दिया गया हैदराबाद, और हैदराबाद शिफ्ट करने के बाद इसका नाम दे दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। देन हम बात करें तीसरी हमारी एजेंसी की, इट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है ये फर्स्ट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है एक ऑटोनोमस संस्था है, और ये जो है आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ये मेजरली वॉलंटरी वर्क करता है, और मेजरली इसका जो फोकस रहता है, इट इज फोकस्ड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका फोकस क्या रहता है? तो इसका फोकस रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका फोकस जो है मेजरली ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड एक नेशनल, ये एक जो है नेशनल पॉलिसी क्रिएट करता है कि बच्चों में कैसे जो है बच्चों के अंदर जो है न्यूट्रिशन को मेंटेन किया जाए, या बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैसे दिया जाए, इन सब के ध्यान में रखने के लिए या इन सब के लिए पॉलिसी क्रिएट कौन करता है? आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो एक संस्था है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक आपका जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। क्या ये गवर्नमेंट सेक्टर की कोई स्कीम है या गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है? बिल्कुल नहीं है। ये जो है एक स्वतंत्र संस्था है। जैसे आप भी मिलकर कोई एक संस्था को रजिस्टर्ड करवाते हैं, वैसे ये सोसाइटी एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड एक जो है संस्था है। ठीक है। इसका टारगेट कौन होता है? महिलाएं होती, बच्चे होती, तो इसका टारगेट होते हैं चिल्ड्रंस। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है NIPCCD के बारे में। देन हम नेक्स्ट बढ़े। ये भी बहुत फेमस संस्था है, इट इज द केयर, इट इज द कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ये भी जो है वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलते हैं केयर वाले, कि कहीं भी किसी को भी जरूरत है तो उसके लिए केयर जो है वो हमेशा अवेलेबल रहे। केयर एक शॉर्ट फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। जहाँ कहीं भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहीं भूखमरी हो गई या कहीं जो है ऐसी आपदा आ चुकी है कि वहाँ के लोग जो है अब अच्छी तरीके से कॉप नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है केयर एक संस्था है, केयर एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह है, वैसा ही केयर है। वो वहाँ पहुँचता है केयर के लोग और उन्हें जो है सप्लीमेंट वगैरह देते हैं। तो देन हम बात करें, ये जो है इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1945 में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1945 में। और मेजरली जो इसका टारगेट रहता है वो रहता है, ये जो है किसके साथ मिलके काम करता है? वर्किंग वुमन। ये किसके साथ काम करता है? वर्किंग वुमन के साथ। ये जो है आपका महिलाएं हैं उनके साथ मिलके काम करता है। और ये केयर के लोग ऐसा मानते हैं कि यदि महिलाओं के साथ मिलके काम किया जाए, यदि अपने प्रोग्राम में महिलाओं को डाला जाए,
महिलाओं को जो है लीड रोल दिया जाए केयर के अंदर, तो केयर जो है एक सोशल चेंज ला सकता है। तो केयर जो है वो महिलाओं के साथ में काम करता है। इसमें जो प्रतिभागी होती है वो महिलाएं होती है, और ये एट प्रेजेंट जो है 90 कंट्रीज जो है वो केयर को सपोर्ट करते हैं। केयर को कितनी कंट्रीज सपोर्ट करते हैं? 90 कंट्रीज। देन हम बात करें केयर जो है उसके क्या क्या प्रोजेक्ट है, या केयर जो है वो किन किन मुद्दों को लेकर जो है बात करता है। तो केयर जो है मेजरली जो है एक तो क्या करता है, बेसिक एजुकेशन के लिए, यदि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर शिक्षा अच्छी तरीके से नहीं मिल रही है, तो आप केयर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या केयर जो है वो इंश्योर करेगा कि हाँ इनको शिक्षा अच्छी मिल रही है, नहीं मिल रही है, या फिर नहीं मिल रही है तो फिर वहां जो है ऐसा कुछ एस्टेब्लिशमेंट करेगा केयर अपनी तरफ से। ठीक है। देन HIV और एड्स को रोकने में जो है ये HIV एड्स को रोकने में भी जो है ये स्प्रेड को कम करने के लिए लोगों को शिक्षा देने, लोगों को जागरूक करने का भी काम करता है केयर। ये जो है लोगों को क्लियर वाटर मिले, लोगों को जो है सैनिटेशन मिले, इसके लिए भी काम करता है। तो बहुत सारे काम है केयर के। द नेक्स्ट हम बात करें एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर मिले, और नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे नदी, तालाब, पहाड़, इनको भी बचाया जाए, इसके लिए भी आवाज उठाने का काम कौन करता है? केयर। तो केयर के बारे में हम बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 94 देश जो है केयर को सपोर्ट करते हैं या केयर को अलाउ करते हैं कि हाँ आप आइए हमारे देश में, आप काम कर सकते हैं। ये एक वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, ये HIV एड्स को रोकने की बात करते हैं, ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं, ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने की बात करते हैं, और ये नेचुरल रिसोर्सेज को आप जो है बचाने की काम की बात करते हैं। तो ये होता है आपका केयर। ये तो केयर हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड के बारे में। इंडिया ने केयर को कब अपने कंट्री के अंदर अलाउ किया, या इंडियन केयर जो है वो कब जो है इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट हुआ, या इंडिया के अंदर जो है केयर संस्था कब आई, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। केयर इन इंडिया, सेम वही केयर है। केयर बिगेन इट्स ऑपरेशनल इन इंडिया इन 1950। 1945 में ये वर्ल्ड में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, और उसके 5 सालों के बाद जो है ये भारत में जो है वो आ गया। और 1980 में जो है ये जो है ICDS को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था इसने, कि जो हमारे टास्क है वो ICDS के टास्क से मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं हम ICDS के साथ मिलकर जो है केयर इंडिया को जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट करें। तो केयर इंडिया के बारे में एक तो ये बात कि ये किस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है केयर इंडिया, तो ICDS को। केयर इंडिया में कब लॉन्च हुआ, या इंडिया में कब केयर संस्था आई, तो ये आई 1915 में। वर्ल्ड में कब आई, तो ये आई 1945 में। तो ये कुछ एजेंसीज है जिसके बारे में हमें एज ए न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हुए, या न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट बढ़े हम, एक संस्था और है, इट इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI मैसूर। CFTRI मैसूर। तो पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये जो है एक लैब है जो कि आपके न्यूट्रिशन पर अलग अलग जो है अलग अलग खोज करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो है करती है। ये 200 साइंटिस्ट और 200 से ज़्यादा टेक्नीशियन जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट और टेक्नीशियन वर्क कर रहे हैं, और ये अलग अलग रिसर्च इंप्लीमेंट करते हैं ताकि अच्छी तरीके से, या तो एक तो फूड को कैसे जो है, या तो फूड की जो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको कैसे बढ़ाया जाए, फूड सेफ्टी को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के लिए जो है कौन कौन सी तकनीकें नई इजाद की जा सकती है, उसके लिए काम करता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर। और CFTRI मैसूर जो है वो 1915 में, जिस साल आपका केयर आया था उसी साल जो है CFTRI जो है आपका वो इंस्टीट्यूट जो है वो भी वर्किंग कंडीशन में आ गया था। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट है हमारे कुछ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे प्रोग्राम्स चलाती है ताकि जो पॉपुलेशन में हमें लग रहा है कि ये पॉपुलेशन इस डिजीज के लिए रिस्की है, या ये डिजीज जो है इस पॉपुलेशन में हो सकता है, तो उसके लिए जो है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। उसमें जो है हम कुछ मेजर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो है उनकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और उसमें पहला प्रोग्राम है हमारा ICDS। वैसे ICDS के बारे में विस्तृत जो है आप कम्युनिटी हेल्थ के अंदर पढ़ेंगे, बट न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें
तो न्यूट्रिशन के तौर पर हम यदि बात करें कि आईसीडीएस प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, तो इट इज इन द 1975। कब लॉन्च हुआ था? 1975। देन हम बात करें, ये प्रोग्राम जो है ये नोडल डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। किसके अंडर में ये काम करता है? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके अंडर में काम करता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और आईसीडीएस जो प्रोग्राम है हमारे, ये जो है 2765 प्रोजेक्ट 1992 तक जो है ये हो चुके थे। इसके अपडेटेड डाटा जो है वो आप कम्युनिटी से जो है ले सकते हैं कि एट प्रेजेंट आईसीडीएस की क्या स्टेटस है। तो आईसीडीएस जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मेजरली जो है ये बच्चों पे फोकस करता था कि बच्चों की न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले, इम्यूनाइजेशन मिले, बेसिक जो है उनको एजुकेशन मिले, इन सब के ऊपर जो है आईसीडीएस आपका जो है वो फोकस करता है। नेक्स्ट प्रोग्राम की अपन बात करें, या इसी प्रोग्राम के बारे में यदि जाने अपन, आईसीडीएस में जो है बेनिफिशियरी जो है वो कौन होते हैं, और बेनिफिशियरी में हम इसमें मेजरली क्या क्या करते हैं। तो एक तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन। आईसीडीएस के अंदर क्या क्या चीजें दी जाती है? एक तो इसमें जाता है आपका न्यूट्रिशन, एक है न्यूट्रिशन, देन इम्यूनाइजेशन, देन हेल्थ चेकअप, देन रेफरल सर्विसेज और नॉन फॉर्मल प्री स्कूलर एजुकेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सारी चीजें जो है देते। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि आईसीडीएस में क्या क्या चीजें ऐड होती है। तो एक तो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज देखते हैं इम्यूनाइजेशन इसका प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। हेल्थ एजुकेशन उसकी, हेल्थ चेकअप उसका, और नॉन फॉर्मल मींस हम ये नहीं बोलेंगे कि बच्चा जो है दूसरी क्लास पास कर गया, पहली क्लास पास कर गया, बट नॉन फॉर्मल की आपको क्लास में कैसे बैठना है, बेसिक जो एजुकेशन है, एलकेजी की एजुकेशन आप मान सकते हो, उस लेवल की एजुकेशन जो है वो वहां पर प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो है इसके अंदर ऐड किया जाता है। और इसके अलावा जो है इस प्रोग्राम में जो है फूड, आयरन, फॉलिक एसिड, ओआरएस, ड्राई डेयरी मिल्क वगैरह जो है आपका जो है ड्राई मिल्क वगैरह जो है उन चीज़ों के बारे में भी बात की जाती है। और ये जो है इनकी बेनिफिशियरी कौन होते हैं? तो बिलो 6 ईयर के चिल्ड्रन, 6 साल से कम के बच्चे एक तो, इसके अलावा प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर, और 15 से 14 साल तक की जो गर्ल्स होती है, ये इसके टारगेट ग्रुप होते हैं। तो आप दो चीजें यहाँ पर हम समझ रहे हैं, एक तो क्या क्या सर्विसेज देता है आईसीडीएस, दूसरा आईसीडीएस के टारगेट कौन कौन है। तो ये दोनों चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। देन हम बढ़े हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर, इज द स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो है वो 1917 में लॉन्च हुआ था। इसके बारे में दो चीजें ध्यान में रखनी है। यह प्रोग्राम जो है यह मेजरली बच्चों और उनकी मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स जो है, दो को टारगेट करता है। इसमें हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को जो है कितनी कैलोरी दें। इसमें जो है मेजरली यहाँ आप देखेंगे, इट प्रोवाइड सप्लीमेंट फीडिंग टू द 300 किलो कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन। ये तो किसको देनी है आपको? बच्चों को। 500 किलो कैलोरी एंड 20 ग्राम प्रोटीन, ये किसको देनी है? उनकी मदर को। और एटलीस्ट साल में 300 दिन जो है ये सप्लीमेंट आपको देना होता है। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जैसा कि नाम से पता चला, स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना है। सप्लीमेंट देना कितना है? तो सप्लीमेंट बच्चों के लिए 300 किलो कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन पर डे, एटलीस्ट 300 दिन एक साल के अंदर। और मदर्स के अंदर जो लैक्टेटिंग वुमेन्स है उनको 500 किलो कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, ये भी 300 दिन एक साल के अंदर। तो ये था स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स की इनका सप्लीमेंट किया जाना चाहिए न्यूट्रिशन का। इट इज ऑल अबाउट द स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। नेक्स्ट अपन बात करें, इसी तरीके का एक इससे मिलता जुलता प्रोग्राम है बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। ये बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो है ये भी 1917 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 1917 में। 1917 में 3 प्रोग्राम लॉन्च हुए थे, बालवाड़ी, स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। सेम इसमें भी क्या है? इसमें भी यही है कि 300 किलो कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन पर चिल्ड्रन देना है साल के एटलीस्ट 270 दिन। और ये जो है मेजरली बच्चों को फोकस करके आई थी। जैसे कि अपने अभी आंगनवाड़ी है, उसी टाइप की एक स्ट्रक्चर क्रिएट की जाती थी, उसी टाइप का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता था कि यहाँ बच्चे आए और बच्चों को जो है फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ आप जो है सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट भी करें। और वो कितना करें? 300 किलो कैलोरी, 10 ग्राम प्रोटीन और 270 डे इन ए ईयर जो है ये आपको सप्लीमेंट देना है। तो ये आपको बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स में जो है ये चीज़ आपको
ध्यान में रखनी। देन हम बढ़े हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। दिस वन इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। जो अभी हम बात कर रहे थे विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, ये वेल नोन प्रोग्राम है। सन 1970 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। 1917 पहली बात 1917 में लॉन्च किया गया। विटामिन ए हम पूरा डील कर चुके हैं और वह हम बात भी कर चुके हैं कि विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस के प्रोग्राम के तहत ऐसे बच्चे जिनके अंदर की विटामिन ए की कमी है उनको 9 महीने की एज पर, 9 मंथ की एज पर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल रूट से विटामिन ए देते हैं। 18 महीने की उम्र पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल रूट से देते हैं। इसके हर 6 महीने के गैप पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली जो है 9 डोज तक हम रिप्लेस करते हैं। तो इसके बारे में हम विटामिन ए डेफिशिएंसी जब डिसऑर्डर पढ़ रहे थे वहाँ भी बात कर चुके हैं। ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई है। 1970 में इसको लॉन्च किया गया था। 9 महीने की उम्र पर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली विटामिन ए देना है। 18 महीने की उम्र पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली देना है। इसके बाद हर 6 महीने के गैप पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको जो है विटामिन ए को जो है सप्लीमेंट करना है। और रूट कौन सा रहेगा? ओरल। तो ये था आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। दिस इज द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम या इसी को ही बोलते हैं गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। ये 1962 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 1962 में। 62 में आपका गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और 61 में आपका जो है मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इसमें सिंपली आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। गवर्नमेंट ने बोला था, एक पॉलिसी बनाई कि जितने भी खाने के आइटम है सबको आयोडाइज्ड किया जाए, सबके अंदर आयोडीन साल्ट मिलाया जाए। तब ये बात उठी कि मिलाए कितने जाने आयोडीन साल्ट। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जब आप उस किसी भी फूड आइटम को बना रहे हैं फैक्ट्री लेवल पर, प्रोडक्शन साइट पर 30 ppm आयोडीन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 ppm। और जब यह जो है कंज्यूमर तक पहुंचे, जो आदमी उसको खाएगा वहां तक पहुंचे, तब एटलीस्ट 15 ppm तो आयोडीन होना ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 ppm। तो ये 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया है। ऑन द बेसिस ऑफ IDD प्रोग्राम, आयोडीन साल्ट का लेवल कंज्यूमर लेवल पर कितना होना चाहिए? तो 15 ppm। प्रोडक्शन साइट पर कितना होना चाहिए? तो 30 ppm। ppm इज द पार्ट पर मिलियन। और इन्होंने दूसरा बोला कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप जो है इसके अंदर आयोडाइज्ड ऑयल भी इंसर्ट जो है आप जो है पर्सन को दे सकते हैं। और यदि आप जो है 1 ml ऑयल जो है वो IM रूट से देते हैं तो वो 4 साल तक जो है विटामिन आपका जो है गोइटर से प्रिवेंट करेगा। कितने साल तक? 4 साल तक। तो पहला तो आप जो है आयोडाइज साल्ट मिला लें, साल्ट नहीं मिला रहे तो आयोडाइज ऑयल जो है वो IM रूट से दे दे। 1 ml जो है वो कितने टाइम के लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? 4 ईयर के लिए। तो ये था आपका आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम। द नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट था आपका मिड डे मील स्कीम। स्कीम जो है ये न्यूअर कंसेप्ट है। ये 1995 15 अगस्त सन 1995 को इसको लॉन्च किया गया था। इसे हम स्कूल लंच प्रोग्राम भी बोलते हैं। और इसे कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 1995। देन इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एक तो प्राइमरी एजुकेशन को इजीली अवेलेबल करवाया जाए। बच्चे को जो है इस प्रकार से लोभ लालच दे दिया जाए कि मैं यदि स्कूल जाऊंगा तो मुझे जो है लंच मिलेगा। ये मेजरली रूरल एरिया के बच्चों के लिए था और ये वैसे बेसिकली अभी सभी जगह है, अर्बन रूरल सभी जगह मिड डे मील स्कीम चल रही है। 1995 2004 में इसको फिर से अपडेट किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है NIN हैदराबाद जो है उसने इसके लिए मेन्यू दिया है कि आपको जो है कब वीकली जो है क्या क्या डाइट रखनी है, क्या क्या जो है आपको चीजें चेंज करते रहनी। ठीक है, तो इसके बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बच्चों को 1/3 जो है फूड सप्लीमेंट, कैलोरी सप्लीमेंट दिया जाता है, एनर्जी सप्लीमेंट दिया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? मिड डे मील स्कीम। और इसी से मिलता जुलता होता है या इसका ही पुराना रूप है मिड डे मील प्रोग्राम। और प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? आपका प्रोग्राम हुआ था 1961 में। सेम वही है, सेम मेन्यू भी इसका NIN ने तैयार किया था, सब चीज थी।
बट टाइम के साथ जो है इस प्रोग्राम को नाम दे दिया गया स्कीम। तो मिड डे मील प्रोग्राम और स्कीम दोनों एक ही चीज़ें हैं, जस्ट नाम चेंज हुआ है। आपको ईयर का पता रखना है। सेकंड चीज़ आपको ये पता रखनी है कि हम इसमें क्या दे बच्चे को, ये कौन डिसाइड करेगा। तो ये NIN हैदराबाद डिसाइड करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है स्कूल जो है वो उसको बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं, खाना लंच प्रोवाइड करवाते हैं। द नेक्स्ट हम बात करें कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, अपनी खुद की पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी, NNP 1993 में जो है इसे जो है हमने अडॉप्ट किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी जो है वो किस साल में अडॉप्ट की गई। तो ये अडॉप्ट कब की गई? 1993 में। देन हम बात करें NNP जो है उसमें हमने क्या टारगेट रखे। 1993 में जो है हमने क्या टारगेट रखे कि हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में हमें कितना आगे जाना है। तो 1993 में इनकी एस्टेब्लिशमेंट के बाद में जो इसके जो गोल्स थे वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। गोल्स की हम बात करें तो पहला तो गोल है इनका कि जो माल न्यूट्रिशन और स्टंट ग्रोथ है इसको रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करना? एक तो बच्चों में माल न्यूट्रिशन ना हो और स्टंट ग्रोथ ना हो, इसको जो है आपको रिड्यूस करना है। और LBW बेबी को जो है, LBW के बेबी का जो परसेंटेज है वो लेस देन 10% तक हमें लाना है। कितना लाना है कि 100 में से 10 से भी कम बच्चे जो है वो LBW पैदा हो, इससे ज्यादा ना हो। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर है, उसका अमाउंट जो है वो 50 से 25% तक लाना है। अभी जो है 50% महिलाएं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ग्रसित हो रही थी, तो उससे 25 तक हमें एटलीस्ट लाना ही लाना है। इसके अलावा आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए आयोडाइजेशन को हमें बढ़ाना होगा। तो यूनिवर्सल आयोडाइजेशन जो है वो हमें करना होगा। जियार्टिक न्यूट्रिशन, जो एजेड पर्सन है उनके न्यूट्रिशन पर हमें ध्यान देना। और एटलीस्ट हमारा टारगेट होना चाहिए कि 250 मिलियन टन जो है हम हर साल जो है अनाज उत्पन्न करें। हमारा जो टारगेट है वो 250 मिलियन टन जो है वो हम अनाज उत्पन्न करें। इंप्रूविंग हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव करें। और पुअर्टी को कैसे दूर किया जा सकता है वैसे हम प्रोग्राम लॉन्च करें। और एक एप्रोप्रिएट डाइट प्लान जो है वो सबके लिए लॉन्च करें। तो ये सभी चीज़ें जो ये हमारे जो गोल थे कि एक तो क्या करना है कि आपको जो है हमारे इंडिया के अंदर जो है एक तो सीवियर माल न्यूट्रिशन और स्टंट ग्रोथ ना हो। 10% से कम ही जो BMW है उसकी रेट 10% से भी कम लाए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की रेट भी 25% से कम लाए। इसके अलावा जियार्टिक न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। 250 मिलियन टन जो है हम हर साल अनाज उत्पन्न करें। पुअर्टी को कैसे दूर किया जा सकता है ऐसी योजनाएं बनाएं। और लोगों की डाइट को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है इस बारे में भी हम बात करें। तो ये था आपका था नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी, जो भारत सरकार द्वारा सन 1993 में अडॉप्ट की गई थी। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इट इज द एनर्जी एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसमें जो है हम ये इस पिक में आप देख रहे होंगे अलग अलग एज ग्रुप में पर डे जो है RDA उनका कितना है। RDA कितना है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं RDA की। पहला है कि एक अडल्ट मेल है। अडल्ट मेल जो है, मैन जो है, उसमें RDA कितना होना चाहिए। अलग अलग इसमें जो है कैटेगरी दी गई है कि यदि वो जो है थोड़ा काम करता है, सेडेंट्री वर्क करता है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करता, कोई पत्थर तोड़ने वाला काम नहीं करता, तो सेडेंट्री वर्क कर रहा है तो उसकी पर डे कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 2400। यदि वो थोड़ा काम कर रहा है, जैसे आप और मैं हैं, मीन्स हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर डोलते हैं, बस यही हमारा काम है, इतना कोई हार्ड काम नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं मॉडरेट वर्कर। और उनको कितनी नीड होती है? 2800। और एक होते हैं हैवी वर्कर, जो कि मजदूरी पे जा रहे हैं, जो कि आप जो है पत्थर तोड़ने का काम आप बता सकते हैं, जो हार्ड काम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये हैवी वर्कर होते हैं, इनको जरूरत होती है 3900। ये डाटा आपको याद रखने की कोशिश करनी। हम बात करें वुमन, आइडियल वेट है उसका 45 kg। और यदि वो सेडेंट्री वर्क कर रही है तो 1900 किलो कैलोरी पर डे। मॉडरेट वर्क कर रही है तो 2200 किलो कैलोरी पर डे। और हैवी वर्क कर रही है तो 3000 किलो कैलोरी पर डे। इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी प्लस 300, जितनी भी मॉडरेट वर्कर है प्लस 300 करना है, हैवी वर्कर है प्लस 300 करना है। इन द केस ऑफ लैक्टेशन, यदि अभी लैक्टेशन 0 से 6 महीने का है तो प्लस 550। और यदि 7 से 12 महीने का लैक्टेशन है तो 7 से 12 महीने के केस में 400। देन हम बात करें इन्फेंट के लिए, इन्फेंट के लिए 0 से 6 महीने का बच्चा है तो 100 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। 7 से 12 महीने का बच्चा है तो 120 किलो कैलोरी केजी
20 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। 1 से 3 साल का बच्चा है तो 1200, 4 से 6 है तो 1500, 7 से 9 है तो 1800, 10 से 12 है तो 2100। इन द केस ऑफ एडल्ट एंड 13 से 15 है तो 2500 और 13 से 15 गर्ल है तो 2300। 16 से 19 बॉयज है तो 3000 और 16 से 19 बॉयज है तो 2200। तो ये स्पेसिफिक बॉयज गर्ल ये आप याद ना रख पाए तो अडल्ट मेल और फीमेल का तो आपको याद होना ही चाहिए। क्या याद होना चाहिए? अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल की कितनी रिक्वायरमेंट है इनके बारे में। ये था हमारे न्यूट्रिशन के बारे में सब चीज़ें कि न्यूट्रिशन में कौन कौन सी एजेंसीज है, कौन कौन से जो है आपकी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स है और एनर्जी एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूट्रिशन जो है इसके साथ जो है हम ओवरऑल जो न्यूट्रिशन के जो टॉपिक्स थे वो पूरे कंप्लीट कर चुके हैं एंड होप आप जो है एग्जाम में बेस्ट करें और आप जल्द से जल्द सिलेक्शन लें। थैंक यू।